हाँ जी भाई, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में हो रहा आपके एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्ज़ाम 2024 का एनालाइज करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 30 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी मेरे को बच्चों के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं, जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम में आए हैं आपके, उनको अपन जो है अच्छी तरीके से 100% दोस्तों ये रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस एंड एनालाइज करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सभी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भीतर गांव ईंट मंदिर जो है दोस्तों, जैसा कि भीतर ग्राउंड ब्रिक टेम्पल किस काल की वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? गुप्त काल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी हम अच्छी तरीके से डिस्कस एंड एनालाइज करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। जैसा कि दोस्तों हमें पता होना चाहिए, ये जो है दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित यह देश के सबसे पुराने ईंटों मंदिरों में से एक जो है मंदिर है। और दोस्तों, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का स्वर्ण युग। दोस्तों, स्वर्ण युग के बारे में दोस्तों यदि जानें तो स्वर्ण युग में दोस्तों क्या होता है, मंदिर गुप्त काल के दौरान की गई वास्तुकला और दोस्तों कलात्मक प्रगति को दर्शाता है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जो है आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, गुप्त काल जो होता है वो लगभग चौथी से दोस्तों छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य जो काल हुआ था दोस्तों, वो कौन सा काल है? गुप्त काल है, जिसके अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय कला थी और संस्कृति और वास्तुकला में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है। इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों हम जानते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत दोस्तों यदि हम बात की जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी जो स्थापना की थी या फिर दोस्तों इसकी स्थापित करने वाले जो थे वो श्री गुप्त थे दोस्तों। उनके द्वारा जो है गुप्त साम्राज्य को स्थापित किया गया था। और दोस्तों साम्राज्य में साहित्य, विज्ञान और कला का बहुत ही विकास है। और दोस्तों इससे के अंतर्गत यदि बात की जाए प्रसिद्ध विद्वान कौन थे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कालिदास और आर्यभट्ट जो थे वो प्रसिद्ध विद्वान के रूप में अपने कार्यभार इन्होंने संभाला था। इसके अलावा दोस्तों यदि बात की जाए गुप्त काल के अंतर्गत क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय नृत्य और संगीत के शास्त्रीय रूपों के विकास के लिए भी दोस्तों गुप्त काल जाना जाता है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जो है अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों अपना अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गुप्त काल के दौरान दोस्तों निर्मित कई मंदिरों और संरचनाओं ने भारत के बाद स्थापत्य शैली को भी दोस्तों प्रभावित किया था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जो है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं इससे जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों पोषक तत्व जो होता है इसके अंदर वो क्या होता है? पोषक तत्व इसके अंतर्गत विटामिन B1 होता है। और दोस्तों यदि इसके अंतर्गत तत्व की बात की जाए तो तत्व इसके अंतर्गत जो होता है वो थायमिन नाम का इसके अंतर्गत तत्व पाया जाता है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। और दोस्तों इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या है? बेरी नामक रोग है। और दोस्तों इसकी स्रोत की बात की जाए तो स्रोत के अंतर्गत इसमें आता है निस्वनी, खमीर, साबुत अनाज, दलिया, ये जो है दोस्तों इसके स्रोत के अंतर्गत इसमें शामिल किए गए हैं। अब दोस्तों यदि बात की जाए पोषक तत्व विटामिन B2 की, यदि बात की जाए दोस्तों तो पोषक तत्व विटामिन B2 में जो तत्व होता है वो राइबोफ्लेविन नामक इसमें तत्व पाया जाता है। और दोस्तों विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग है? एरिनोफ्लेविनोसिस नामक जो रोग होता है वो क्या होता है? विटामिन B2 के अंतर्गत दोस्तों उनकी कमी के कारण होने वाला रोग होता है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है।
इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए इसके स्रोत के बारे में, तो प्यारे दोस्तों इसके स्रोत के अंतर्गत जो होता है मेघना, दूध, इस प्रकार से आदि जो होते हैं वो इसके दोस्तों स्रोत के रूप में होते हैं। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं पोषक तत्व विटामिन बी 3 के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों विटामिन बी 3 के अंतर्गत इसमें जो तत्व पाया जाता है वो क्या होता है, निकोटिनिक एसिड नामक जो है इसके अंतर्गत तत्व पाया जाता है। और दोस्तों विटामिन बी 3 की कमी से जो रोग होता है उस रोग का क्या नाम है, आप सभी साथी आई होप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्लेग्रा जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होता है। तो प्लेग्रा जो है दोस्तों वो विटामिन बी 3 की कमी के कारण हो जाता है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं विटामिन बी 3 के स्रोत के बारे में। दोस्तों इसकी स्रोत के अंतर्गत जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टूना, चिकन, टर्की, ब्रोकोलविल, इस प्रकार से आदि जो होते हैं वो दोस्तों विटामिन बी 3 के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यदि अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों देखते हैं पोषक तत्व दोस्तों विटामिन बी 5 के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों विटामिन बी 5 के अंतर्गत जो तत्व पाया जाता है उस तत्व का क्या नाम है, पेंटोथेनिक एसिड नामक जो है विटामिन बी 5 में दोस्तों तत्व पाया जाता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लीजिएगा। सो गाइस इसी प्रकार से अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों विटामिन बी 5 की कमी से होने वाला जो रोग है उस रोग का क्या नाम है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मुहासे हो गया, पेरेस्टेसिया नामक जो रोग होते हैं दोस्तों विटामिन बी 5 की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। और दोस्तों अब हम जान लेते हैं विटामिन बी 5 की जो स्रोत हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन लिवर, एवोकाडो, मक, ब्रोकोली, इस प्रकार के जो होते हैं वो क्या होते हैं विटामिन बी 5 के स्रोत के रूप में दोस्तों उपयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, कौन से शहर में अपनी होम रूल लिंक की स्थापना की गई थी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बेलगांव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अपनी एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में अपन जो है अच्छी तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले यदि जान लिया जाए इसके स्थापना के बारे में, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वो लोकमान्य तिलक जी ने दोस्तों सन 1916 में दोस्तों बेलगांव में इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों यदि बात की जाए होम रूल लिंक का जो मुख्यालय है दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है। सो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पुणे में दोस्तों होम रूल लिंक का मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों जानते हैं लोकमान्य तिलक के होम रूल आंदोलन के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों यदि इसकी बात की जाए शुरुआत की दोस्तों इसका प्रारंभ कब हुआ था। सो गाइस अप्रैल 1916 के अंतर्गत जो है बेलगांव में इसको प्रारंभ किया गया था। इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों यदि बात की जाए तिलक का होम रूल आंदोलन के जो सचिव के रूप में दोस्तों कार्यभार संभाला उसके अंतर्गत कौन कौन से आए हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जोसेफ बेस्टिस्टा अध्यक्ष के रूप में दोस्तों और एन.सी. केलकर के रूप में इसके सचिव बने थे। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि लोकमान्य तिलक जी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये जो नारा है दोस्तों लोकमान्य तिलक जी के द्वारा इस नारे को दिया गया था। इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों जानते हैं जो लोकमान्य तिलक जी ने दोस्तों अपने जो होम रूल आंदोलन के अंतर्गत समाचार पत्र दिए थे उनके क्या नाम हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मराठा और केसरी नामक दोस्तों लोकमान्य तिलक जी के द्वारा दिए गए समाचार पत्र हैं। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अपन जानते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। दोस्तों यदि हम जाने एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन के बारे में, मेरे प्यारे दोस्तों इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, सितंबर में दोस्तों अडियार
में सुब्रमण्यम अय्यर के साथ जो है एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आपको शिफ्ट वाइज एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्ज़ाम का जितने भी दोस्तों शिफ्ट के क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।